हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इसका एक टॉपिक उठाने वाला हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें या उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएं। तो सिंधु सभ्यता, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता के विषय में लिखित साक्ष्यों का अभाव है, परंतु मोहरों एवं भग्नावशेष का मतलब होता है जो खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेष हैं, उनको भग्नावशेष भी कहते हैं। भग्नावशेषों के मनोयोगपूर्ण जांच में हमें इस सभ्यता की विशेषताओं का ज्ञान होता है और उसकी सभ्यताओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी पहली विशेषता जो है इसकी नगर निर्माण योजना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना में इस सभ्यता के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इसमें सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता के महत्व पर भी ध्यान दिया गया था। इन नगरों की सुरक्षा के लिए इसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। लोगों के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से नगरों में बाजार की व्यवस्था की गई थी। इन नगरों में सड़कें, गलियों, नालियों, भवनों, इमारतों आदि के निर्माण कार्य हेतु पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगरों की सड़कें लंबी, चौड़ी, सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से, ठीक है, समकोण पर काटती थी। साथ ही नगरों की सफाई हेतु भी पर्याप्त विशेषता की गई थी तथा सड़कों के किनारे कूड़ेदानों का प्रबंध किया गया था। नगरों के सड़कों के किनारे रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो एक विशेषता जो बताया गया है कि ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इससे एक फायदा यह होता था कि जब भी हवा एक तरफ से बहती थी तो वो सारे कचड़ों को, जो भी उसकी गंदगी होती थी, उसको बाहर करके हवा एक तरफ साइड में लगा देती थी। तो ये जो नगरों का जो निर्माण किया गया था इस तरीके से किया गया था कि इनके नगरों की सफाई भी उसके द्वारा आसानी से हो जाती थी। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो आप नोट कीजिए, भवन निर्माण योजना। इनके भवनों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। इस सभ्यता के भवनों का निर्माण भी सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। ये आज भी है, गांव में आप चले जाइए तो घर के चारों तरफ से घर होते हैं और बीच में आंगन का कॉन्सेप्ट होता है। वर्तमान समय में थोड़ा यह धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, लेकिन पहले जो चलता था वो आज भी हम दिखाई देती है। भवनों में रसोई घर, शौचालय एवं स्नानागार होते थे। रोशनी और हवा के लिए खिड़कियां एवं रोशनदान भी बनाए जाते थे, लेकिन उन्हें सड़कों की मुख की ओर करके नहीं बनाया जाता था, बल्कि गली के भीतर की ओर से मुख दिया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? दरअसल सड़क की तरफ मुख करने से सड़कों में आवागमन के पश्चात जो धूल वगैरह उड़ते थे तो उससे घरों में गंदगी आने की संभावना रहती थी। इस कारण इनके जो घरों के मुख्य द्वार होते थे वे सड़कों की ओर न खुल करके ये गलियों की ओर मुख करके खोले जाते थे। इनके जो भवन होते थे वे छोटे, बड़े, एक मंजिली और 2 मंजिली होते थे। भवनों के द्वार राजमार्गों की ओर ना खुलकर गली के पीछे की ओर खुलते थे। भवनों की दीवारों में अलमारियों का भी निर्माण किया जाता था। इन भवनों में सीढ़ियों की भी व्यवस्था होती थी। इन भवनों का निर्माण सादगीपूर्ण तरीके से किया गया था तथा इसमें एक रूपता दर्शित होती है। साथ ही यहाँ एक विशाल स्नानागार, अन्नागार तथा कई बड़ी बड़ी इमारतें भी निर्मित
की गई थी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो भवन का जो स्ट्रक्चर होता था, जो संरचना होती थी, वो आज के युग से काफी हद तक मिलती जुलती थी। ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे और इनके भवन जो होते थे 1 मंजिली 2 मंजिली होते थे और इनका साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होती थी, रोशनी का भी प्रबंध किया रहता था। ठीक है, चलिए अब हम अपने तीसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है राजनीतिक व्यवस्था। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन इतिहासकारों ने इसकी नगर निर्माण एवं भवन निर्माण योजना को देखते हुए यह अनुमान लगाया है कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था अवश्य ही सुदृढ़ रही होगी। साथ ही साथ युद्ध शस्त्रों के अभाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि इन क्षेत्रों में शांति और सुव्यवस्था रही होगी तथा आंतरिक एवं बाह्य खतरों से काफी हद तक ये मुक्त रहे होंगे। दरअसल क्या है कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था पर कोई लिखित जानकारियां उपलब्ध नहीं। जो भी हम इतिहास इसकी जो खींचते हैं, इसकी रेखा खींचते हैं, उसके लिए हमें प्राप्त जो साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत जो हमें मिलते हैं, उसी के आधार पर हम इसके इतिहास की रचना करते हैं। तो हम उस काल में ऐसा कोई वर्णन नहीं पाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इतिहासकार उस काल की राजनीतिक दशा इस प्रकार से देखते हैं कि वहां युद्ध शस्त्र नहीं पाए गए हैं और वहां हथियार वगैरह की चर्चा या उनका खुदाई से वैसे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। इस आधार पर और इनके भवन निर्माण की परिपक्वता को देखते हुए और नगर निर्माण को देखते हुए इन लोगों ने कहा है कि इनकी राजनीतिक स्थिति अवश्य ही सुदृढ़ रही होगी। चलिए अब इसकी अगली विशेषता की ओर ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी विशेषता थी इनकी सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि इनके सामाजिक वर्गीकरण पर हमें कोई स्पष्ट जानकारियां उपलब्ध नहीं हुई हैं, परंतु इनके खान पान, वस्त्राभूषण, आमोद प्रमोद, सौंदर्य प्रसाधन आदि पर काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, सब्जी आदि उपजाते थे। गेहूं, चावल, जौ इनके प्रमुख भोज्य अंग थे। इसके अलावा वे पशुओं का मांस, दूध आदि का भी प्रयोग करते थे। ये सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र समय अनुसार पहनते थे। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग खेल कूद, मछली पकड़ना, शिकार करना, संगीत नृत्य आदि करते थे। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में सूरमा, काजल, सिंदूर, पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि इनके इतिहास पर हमें कोई लिखित जानकारियां प्राप्त नहीं हुई हैं। जो भी जानकारियां इनकी प्राप्त होती हैं वे उस काल के खुदाई से प्राप्त हुए जो स्रोत हैं उनके आधार पर इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से इनका जो समाज था वो पूरी तरह से स्वच्छंद था। वे स्वतंत्र रूप से अपना खान पान, वस्त्र आभूषण, जीवन स्तर और नृत्य संगीत इन सब चीजों का प्रयोग करते थे और इसके माध्यम से इनका जीवन जो था काफी सरल जीवन ये व्यतीत करते थे। ठीक है, एक अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने। इसकी पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है इनकी आर्थिक व्यवस्था। तो इनका आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि द्वारा होता था। इसके उपकरणों से हमें ज्ञात होता है कि ये लोग गेहूं, जौ, कपास, तिल, चावल आदि की खेती करते थे। पशुपालन में वे गाय, भैंस, बकरी, सूअर, ऊंट, हाथी आदि पालते थे। इन पशुओं से ये मांस, दूध एवं यातायात संबंधी जरूरतें भी पूरी करते थे। इन्हें सोने, चांदी, टिन, तांबा, कांसा, शीशा आदि धातुओं का भी ज्ञान प्राप्त था। सिंधु सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशों से भी व्यापार करते थे। इनका व्यापार जो होता था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। इनमें नाप तौल की
दशमलव पद्धति प्रचलित थी। नाप तौल के लिए पैमानों तथा बाटों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से इनकी आर्थिक व्यवस्था संचालित होती थी और इनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी यह मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर करती थी। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले पॉइंट पर जाते हैं। जो इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता इनका धार्मिक व्यवस्था है। ठीक है, इसके धार्मिक व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि सिंधु समाज के लोग मातृदेवी, लिंग, योनि, शिव, वृक्ष, पशु, सूर्य, अग्नि आदि की उपासना करते थे। इनमें धार्मिक स्नान, धूप दीप का प्रयोग, गाने बजाने, ताबीज आदि प्रथाओं का भी प्रचलन देखा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधुवासी अंधविश्वासी होते थे। ठीक है, इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन जो था वो अंधविश्वास पे आधारित माना जा सकता है। इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है इनकी कलात्मक व्यवस्था। इनकी कला कैसी थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता के लोगों की कलात्मक उपलब्धियां भी काफी विकसित मानी जाती हैं। इन्होंने मिट्टी के बर्तन के अलावा मिट्टी की मुहरें, मिट्टी की ताबीज आदि का निर्माण किया था। इन्होंने गोमेद, शंख मिट्टी, हाथी दांत, स्वर्ण तथा रजत के मनके भी निर्मित किए थे, जिसका प्रयोग आभूषणों के रूप में किया जाता था। इन्हें चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि का भी ज्ञान था, जो कि उत्खनन से प्राप्त विभिन्न बर्तनों एवं मूर्तियों पर अंकित आकृतियों से ज्ञात होता है। साथ ही अनेक चित्रात्मक लिपि भी प्राप्त हुई हैं, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक इन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इनकी कलात्मक गतिविधियां काफी उन्नतिशील थी। इन्होंने मिट्टी के कई चीजें बनाए थे। इसके साथ साथ वे श्रृंगार के लिए, आपसी विनिमय के लिए भी इन कलात्मक गतिविधियों का इस्तेमाल करते थे और इसके माध्यम से ये व्यापार भी करते थे। तो ये इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की इन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देने के पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता उच्च कोटि युक्त नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताएं अभूतपूर्व थी, क्योंकि प्राचीन काल में इस तरह की विकसित अवस्था अन्य सभ्यताओं में कम ही पाई जाती है। अपनी इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण इस सभ्यता को अन्य सभी परवर्ती सभ्यताओं में अधिक विकसित तथा आधुनिक सभ्यता माना जाता है। तो इस प्रकार से हम सिंधु सभ्यता की विशेषता टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। हम अगले क्लास में फिर से आएंगे और उसके पतन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।